हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं टाइमेक्स ग्रुप इंडिया के बारे में। इस वीडियो के मेनली दो पार्ट्स होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइमेक्स ग्रुप इंडिया का जो बिजनेस मॉडल है, उनके नंबर्स कैसे हैं एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है। जो मैनेजमेंट है मेन दीपक छाबरा से, उनका एक इंटरव्यू था एंड प्राइवेट कॉन कॉल हुआ था। उसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैंने पीपीटी में कवर कर रखे हैं एंड वील गो इनटू दैट एंड डीप डाइव करेंगे उन पॉइंट्स पे भी। आगे का फ्यूचर ग्रोथ के प्लान जो हैं, वैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंगली क्या बन रहा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। एंड सेकेंड पार्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट माई स्टोरी विद टाइमेक्स। लास्ट ईयर जून से जुलाई का अराउंड टाइम था एंड मैंने टाइमेक्स के स्टॉक में एंट्री करी थी अराउंड 237 के प्राइस पे। तब से लेके आज तक द स्टॉक हैज़ डबल, अराउंड 500 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है अभी। एंड ये जो डबल हुआ इस पूरे एक साल की जर्नी कैसी रही, आखिर ऐसे कौन से ट्रिगर्स थे जिनको देख के मैंने टाइमेक्स के स्टॉक में पैसा लगाया एंड मैं अपनी पोजीशन को बढ़ाता रहा। ऐसी कौन सी चीज़ें थी एंड बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था आई थॉट ऑफ जस्ट like exiting and one of my like Timex has been one of my highest holding companies in my portfolio. एक टाइम ऐसा भी आया था कि ये बहुत लॉस में चला गया था एंड आई थॉट कि इसको एग्जिट कर देते हैं, थोड़ा सा पोजीशन रखते हैं। बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें थी टाइमेक्स के बारे में विच केप्ट मी अ बिलीफ कि यार ये कर लेगा अच्छा, लेट्स बिलीव ऑन देम। एंड दे जेन्युइनली डिड इट इन Q4 के नंबर्स तो देख के सबका लाइक दिमाग ही हैरान हो गया कि क्या नंबर्स डिलीवर करें। 74% से अपना रेवेन्यू ग्रो करा, 150% से अपना पैट ग्रोथ करा, सॉलिड नंबर्स एंड आगे जाके फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक्स भी बहुत प्यारे हैं। आज हम सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे एंड आपको सेकेंड पार्ट ऑफ जो वीडियो है, इसी वीडियो का एक पार्ट है। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन से ट्रिगर्स थे जिनको देख के मैंने टाइमेक्स के स्टॉक में पोजीशन बनाया एंड कहीं ना कहीं आप भी ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड पोजीशंस बनाना है नहीं बनाना है, यू कैन टेक डिसीजंस ऑन योर ओन। एंड एक डिस्क्लेमर है, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन कॉल नहीं है, आप अपना एनालिसिस खुद करें। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इट्स लाइक मैंने अपने लिए खुद के लिए पढ़ा, देन आई थॉट ऑफ जस्ट रिकॉर्डिंग इट। So let's finally start with the Timex analysis. I have made a presentation on it. Here we go. Just a minute. Yeah. This is a presentation made by me on Timex Group India. If I talk about their business model, हम सबसे पहले इनका जो मेन बिजनेस है उसको समझते हैं। देखो जी, टाइमेक्स ग्रुप जो है इट इज़ अ वेरी बिग ग्रुप। टाइमेक्स ग्रुप इंडिया के अंदर केवल एक ब्रांड टाइमेक्स नहीं है, इनके अंदर सेवरल ब्रांड्स हैं, अराउंड 15 ब्रांड्स हैं इनके पास। इस ग्रुप की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 1988 में ये ग्रुप इंडिया में एंटर हुआ, देन BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1994 में ही लिस्ट हो गया। एंड पहले टाइमेक्स का टाइटन के साथ एक जॉइंट वेंचर चलता था एंड ये घड़ियाँ बेचते थे टाइटन और टाइमेक्स मिलके। बट देन इवेंचुअली 2000s के बाद 2005 आई गेस 2008 के बाद इनका जॉइंट वेंचर एंड हुआ, 20 ईयर्स का था। एंड उसके बाद टाइमेक्स ने इंडिविजुअली अलग से अपने ब्रांड्स लॉन्च करे, टाइमेक्स, हीलिक्स एंड देन देयर आर वेरियस ब्रांड्स एंड उनको धीरे धीरे टाइमेक्स ने बेचना शुरू करा इंडियन मार्केट में। अब यहाँ पे इन्होंने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया बड्डी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश बड्डी में इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई बेसिकली, जो कि एक पूरा लैंड है। उसमें अभी तक जो यूनिट बनी है वो केवल 10% लैंड में बनी है, बाकी 90% इज एक्सपेंडेबल, खाली पड़ा है। उसमें लाइक प्लांटेशन है, क्रिकेट के लिए जगह वगैरह है, इट्स ऑल। केवल 10% ही लैंड है जो भी इनका एंगेज है। दे हैव अ ह्यूज स्कोप टू एक्सपेंड देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। राइट नाउ इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अराउंड 60 से 65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही। अब ये ग्रुप जो मेनली करता क्या, टाइमेक्स यार हम लोगों ने सुना भी है एंड इनकी घड़ी हमने पहनी भी है। दे जनरली मेड वॉचेज़ है ना, ये वॉचेज़ बनाते हैं एंड इनको ऑफलाइन और ऑनलाइन बेचते हैं। 5000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं जहाँ पे ऑफलाइन में जहाँ से बेचते हैं, प्लस ऑनलाइन में जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अजियो, टाटा क्लिक लग्जरी, नाउ इवन ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट एंड जेप्टो एंड ऑल क्विक कॉमर्स एप्स पे भी ये बेचने लगे हैं बिग बास्केट में। टाइमेक्स ग्रुप इंडिया जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टाइमेक्स यूएसए ग्रुप, मतलब इसकी जो पेरेंट कंपनी वो टाइमेक्स ग्रुप यूएसए विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1854 एंड इट्स 170 ईयर्स ओल्ड। मेनली अगर मैं एक छोटी सी क्विक समरी आपको दूं तो टाइमेक्स ग्रुप घड़ियां बनाता है। इंडिया में इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बड्डी, हिमाचल प्रदेश में। पहले जब ये इंडिया एंटर हुए तो टाइटन के साथ एक जॉइंट वेंचर था एंड इवेंचुअली इन्होंने जॉइंट वेंचर एंड करके खुद इंडिविजुअली घड़ियां बनाने लगे एंड बेचने लगे। 5000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स हैं इन यहाँ पर इनके, जहाँ पर अवेलेबल रहती हैं टाइमेक्स की वॉचेस एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये घड़ियाँ बेचते हैं। अब इसके बाद जो हमें इनकी पिरामिड स्ट्रेटेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि हमें समझनी होगी एंड इट इज़ क्वाइट गुड फॉर बिजनेसेस जो भी अगर बिजनेस
बिजनेस करता है एंड इट्स अ गुड थिंग टू, मतलब आपको एक नज़रिया अलग सा मिलेगा। सो देखो टाइमेक्स ग्रुप ने ना क्या करा कि इन्होंने एक पिरामिड स्ट्रेटेजी बनाई। यहाँ पे इनके पास अकेला टाइमेक्स ब्रांड था, बट इवेंचुअली इन्होंने धीरे धीरे एक बैग ऑफ ब्रांड, आई वुड से हाउस ऑफ ब्रांड्स बना लिए धीरे धीरे टाइमेक्स ग्रुप को। इनके पास अभी गैस, वर्साचे, एडिडास, नोटिका, फिलिप फ्लिन, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, सेवरल ब्रांड्स के वॉचेस को ये मैन्युफैक्चर करते हैं एंड बेचते हैं। इन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए गैस और वर्साचे जैसे ब्रांड्स के वॉचेस को इंडिया में मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट करने के। अब अगर मैं बात करूँ सो इनका जो मेन है रेवेन्यू वो टाइमेक्स जो कोर ब्रांड है उससे आता है। 55% रेवेन्यू इनका टाइमेक्स से आता है। देन सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर गैस है, देन थर्ड नंबर पे वर्साचे आता है, एंड जो रिमेनिंग बैलेंस है इट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ब्रांड्स लाइक एडिडास ओरिजिनल्स, नोटिका, फिलिप फ्लिन, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन एंड एस्टन मार्टिन। अब ये जो पिरामिड स्ट्रेटेजी की मैं आपसे बात कर रहा था, इट इज़ हियर द पिरामिड स्ट्रेटेजी। देखो पिरामिड स्ट्रेटेजी ये है कि इनके पास ना एक नहीं 15 ब्रांड्स है पोर्टफोलियो में। सबसे नीचे जो बेस लेवल है, बेस लेवल पे इनके पास है टाइमेक्स। टाइमेक्स कोर ब्रांड इनका 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की वॉचेस बनाता है। ऑल्दो इट ये 1-1 लाख 2-2 लाख की भी बनाते हैं, बट मेन टारगेट इनका रहता है 1,000 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़ की वॉचेस बनाना एंड वॉल्यूम प्ले करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो जो वॉल्यूम है मेन, जहाँ पे नंबर ऑफ वॉचेस ज़्यादा बिकेंगे आपके। मोस्टली लोग जो पहली बार वॉच लेते हैं या फिर दूसरी बार भी वॉच लेते हैं वो जनरली 1,000 रुपये से लेकर 10,000 की वॉचेस ही लेते हैं। सो कहीं ना कहीं बेस पे इनके पास एक कोर ब्रांड है विच इज़ टाइमेक्स। इसका कंपेटिटर कौन है? मेनली टाइटन, एंड इट हैज़ बीन 35 ईयर्स नाउ। इस सेगमेंट में कोई और ब्रांड आके इतना मेजर ब्रांड इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। जो भी ब्रांड्स हैं वो फैशन कंपनीज हैं, जैसे अरमानी एक्सचेंज, टॉमी हिलफिगर, इनके ब्रांड्स जो हैं ये लोग फैशन ब्रांड्स हैं। एंड फैशन ब्रांड्स किससे बनवाते हैं? इन्हीं जैसे टाइमेक्स जैसी कंपनी से वॉच बना के थप्पा लगा के आगे बेच देते हैं। OEM नाम का एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वाली चीज़ होती है, एंड मेनली यही ब्रांड्स है। बट जो कोर घड़ियों की कंपनी है वो केवल 2 ही है, टाइटन और टाइमेक्स, 1,000 रुपये से 10,000 वाले सेगमेंट में। इस चीज़ को लेके मैं आगे भी बहुत डिटेल डिस्कशन करूँगा, क्योंकि मैनेजमेंट में जो दीपक छाबरा सर हैं, मेन जिस इंसान ने कंपनी की पूरी एक आई वुड से किस्मत बदल दी 3-4 साल में, वही इंसान है। सो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री रही है उस चीज़ को भी हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। अभी मैं बात करूं तो हम जो एक पिरामिड स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, बेस में टाइमेक्स है। टाइमेक्स से आपकी नंबर ऑफ वॉचेस वॉल्यूम के लिए टाइमेक्स है। फिर उससे ऊपर आप जाओगे 10,000 से 20,000 वाले सेगमेंट में, देन आपके पास एडिडास ओरिजिनल्स, नोटिका, गैस, ये सारे ब्रांड्स आ जाएंगे। सारी डिफरेंट कंज्यूमर क्लासेस को टारगेट करते हैं। थोड़ा सा मिड लग्जरी में अगर आप जाओगे, माइल्ड लग्जरी में, देन आपके पास गैस और आपका एस्टन मार्टिन का कुछ प्रीमियम कलेक्शन आ जाएगा जो अराउंड आपका 30,000 के ऊपर वाले प्राइस पॉइंट पे होगा। फिर आप एकदम टॉप पे अगर जाते हो ना, देन आपके पास होता है जी वर्साचे, सेल्वियोथेरा फेरागोमा, विच कॉस्ट अराउंड 1 लाख 2 लाख, इतने लाख 1.5 लाख रुपए की घड़ियाँ आती है वर्साचे वगैरह में। सो एक पिरामिड स्ट्रेटेजी बन गई। मतलब जो बंदे की बजट में 1,000 से 10,000 रुपये वाली घड़ी लेनी है तो वो टाइमेक्स ग्रुप से टाइमेक्स ही ले ले। अगर उसे 10,000 से 20,000 लेना है तो एडिडास नोटिका ले ले। 20,000 के ऊपर लेना है, 30,000 की बट 20-40,000 में लेना है तो वो गैस का प्रीमियम कलेक्शन ले ले, एस्टन मार्टिन ले ले। एंड अगर उसके भी ऊपर जाना है बंदे को तो वर्साचे ले ले, सेल्वात्रे फेरागोमा ले ले। सो आप समझ रहे हो, जहाँ जिस भी क्लास का कंज्यूमर होगा सारे क्लास के कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। सो इट इज़ अ गुड स्ट्रेटेजी एक ब्रांड के लिए कि वो सारे टाइप के कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं। एंड अलग अलग ब्रांड्स बना रखी हैं इस कंपनी ने। मतलब ये ब्रांड्स जो हैं ये इनके खुद के नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट गैस इनका सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू में। ये ब्रांड इनका खुद का नहीं, एक्चुअली गैस ना एक ग्लोबल फैशन वियर ब्रांड है। इस कंपनी के इन्होंने ना एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए इंडिया में इनके वॉचेस बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने के, एंड ये वही काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा इनका काम चल रहा है। ऐसी वर्साचे इज अ ग्लोबल फैशन वियर ब्रांड, उससे इन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए इंडिया में वॉचेस बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाय द नेम ऑफ वर्साचे। सो ये वैसे काम कर रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में कोई भी एक ऐसा ग्रुप नहीं है, इवन टाइटन भी नहीं है ऐसा, जो ऐसे एंटायर रेंज को कवर कर रहा हो, सॉलिड अलग अलग ब्रांड्स को केटर कर रहा हो। मतलब टाइटन है, दे ऑफर इवन 3 लाख रुपीज़ वॉचेस, एज सीरीज वगैरह आता है उनका, बट उतना मार्केट शेयर वहाँ पर वो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो उनका मतलब एक टाइटन का जो एक इमेज बन गया वो बजट फ्रेंडली से लेके थोड़ा मिड लग्जरी में बन गया है, 5,000-10,000 वाले सेगमेंट में बन गया है। बट इफ आई टॉक अबाउट द अपर क्लास, अपर लेवल, उस लेवल 1-1.5 लाख रुपए के वॉचेस टाइटन के जनरली कम मिलेंगे आपको।
सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन वन ब्रांड को आप पूरे सारी सेगमेंट्स केटर कराओ वर्सेज आप अलग अलग ब्रांड से केटर करा रहे हो, आप अलग अलग ब्रांड से केटर करा रहे हो, दैट्स अ गुड पॉजिटिव, आई वुड से पॉजिटिव ट्रिगर। ना हम बात करने वाले हैं कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, इनका देखो टाइमेक्स जो है घड़ियाँ कहाँ से बनाता है भाई, ये ना घड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में बड्डी में इनकी फैसिलिटी जहाँ से बनाता है घड़ियाँ। FY26 के स्टार्ट है, मतलब ये जो साल स्टार्ट हो रहा था अप्रैल 2025 वाला, वहाँ पे इनके पास 3 मिलियन वॉचेस यानी कि 30 लाख वॉचेस तक की कैपेसिटी थी, ये सिंगल शिफ्ट में बना सकते थे एक साल में। बट FY26 के एंड आते तक, मतलब एक साल के अंदर ही, मतलब आई वुड से मार्च 2026 तक इनके पास जो कैपेसिटी हो गई वो 6 मिलियन वॉचेस पर एनम की हो गई, मतलब 30 लाख से 60 लाख की कैपेसिटी हो गई। सो दैट्स अ गुड साइन कि कंपनी ने कैपेसिटी बढ़ा ली। क्यों बढ़ाई? क्योंकि कंपनी को जरूरत पड़ रही थी। इस साल कंपनी ने अराउंड 5 मिलियन मतलब 50 लाख घड़ियाँ बेची हैं। सो 50 लाख घड़ियाँ बेची हैं एंड 30 लाख की कैपेसिटी थी, सो उनको उस कैपेसिटी को उन्होंने डबल कर लिया 60 लाख, एंड अपनी खुद की जो फैसिलिटी उससे तकरीबन 35-36 लाख वॉचेस प्रोड्यूस करे। कुछ 10 से 12 लाख वॉचेस इन्होंने इंपोर्ट करे थे एंड कुछ बाहर जो अदर पार्टी वेंडर्स हैं, थर्ड पार्टी वेंडर्स, उनसे बनवाए थे। सो अब प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी ने डबल करी थी FY26 में ना। FY27 जो अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2026 से, उसमें कंपनी ने टारगेट रखा है कि उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 6 मिलियन 60 लाख से 1.5 करोड़ तक लेके जाना है, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3x करना है, 2.5x। ऐसा क्यों? सो मेन डिसीजन ये है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है। कंपनी ने इस साल में 50% की ग्रोथ करी, जिसमें से 24% वॉल्यूम ग्रोथ था। सो वॉल्यूम ही इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है, कंपनी के वॉचेस ज़्यादा बिक रहे हैं, डिमांड आ रही है, तो कंपनी को कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा घड़ियाँ बनानी पड़ेगी। ज़्यादा घड़ियाँ बनाने के लिए उनको प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा तो फिर आपका कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा। सो दैट्स द मेन थिंग कि यहाँ पे कंपनी ने अभी एक्सपेंशन प्लान कर रखा है एंड इट इज़ अ गुड साइन फॉर अस। अब जो कंपनी कह रही है कि हम 6 मिलियन से 15 मिलियन जा रहे हैं, तो अब 15 मिलियन तक की हम कैपेसिटी बना देंगे, जैसी जैसे हमें नीड आ जाएगी उस हिसाब से हम उसको यूज़ करते जाएंगे। मान लो 8 मिलियन की नीड है तो हमने 8 मिलियन बराबर मशीन बिठा दी एंड 8-9 मिलियन बराबर काम करा। अगले साल उन्हें लगा 12 मिलियन की नीड है तो एक और मशीन लगा ली, 12 मिलियन तक काम करा। बट इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पहले से रेडी रखा है, बस असेंबली लगानी पड़ेगी विच कैन बी डन शॉर्टली। असेंबली लाइन सेटअप करनी पड़ेगी घड़ियाँ बनाने की, सो वो जल्दी हो जाएगा। सो बट एक ओवरऑल इन्होंने तैयारी कर ली 15 मिलियन की। दैट इज़ अ ग्रेट साइन कि भैया तुम्हारे पास तैयारी तो है, तुमसे अगर कोई एकदम से डिमांड आ गई, तुम्हें लग रहा है वैसे तो एकदम से इतनी ज़्यादा डिमांड आएगी नहीं कि एकदम से 3-4 मिलियन की डिमांड बढ़ जाएगी, धीरे धीरे इवेंचुअली होता है। सो अगर इनको लगता है कि डिमांड आ रही है, सो देन दे कैन ग्रेजुअली एक्सपेंड देयर कैपेसिटी। दैट इज़ अ गुड साइन फॉर अस। अब जी ठीक है, घड़ियाँ आपने बना तो ली हिमाचल प्रदेश में, आपकी घड़ियाँ बिकी भी नहीं, लेकिन आप बेचते कैसे हो? तो यार देखो, इस कंपनी ने का सिंपल फंड है, इनके ना ऑफलाइन स्टोर्स हैं और ऑनलाइन हैं। अब ऑफलाइन से इनका 60% रेवेन्यू, मेजरली रेवेन्यू इनका ऑफलाइन से आता है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पेंटलून्स, मैक्स वगैरह करके फैशन चेन वगैरह जो रहती हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं आप जाओगे तो वॉचेस का सेगमेंट रहता है एंड वो अदर अलग अलग ब्रांड्स की घड़ियाँ बेचते हैं। पेंटलून्स में अगर आप जाओगे तो आपको टाइटन का, टाइमेक्स का, फॉसिल का, इवन गैस का वॉचेस वगैरह मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो वॉचेस मिलते हैं मल्टी ब्रांड स्टोर्स पे, शॉपर स्टॉप पे पूरा वॉचेस का कलेक्शन होता है, वहाँ आपको इजीली टाइमेक्स मिल जाएगा। इन वॉचेस को यहाँ पे अपनी वॉचेस को ये बेचते हैं मल्टी ब्रांड स्टोर्स में, ठीक है। अराउंड 5000 स्टोर्स में FY25, मतलब ये देखो फाइनेंशियल ईयर 25 में 5000 स्टोर में अवेलेबल थे, FY26 में भी 5000 में ही रहे, मतलब कुछ जितने में पहले थे उतने में ही अभी हैं, ठीक है। मतलब और फिर लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में अगर आप देखोगे तो पहले 350 स्टोर्स पे अवेलेबल थी इनकी घड़ियाँ, अब 371 स्टोर्स पे अवेलेबल है। तो इट इज़ अ गुड साइन कि भैया तुम ज़्यादा स्टोर्स पे अवेलेबल हो तो ज़्यादा बिकोगे। डिफेंस कैंटीन पे 540 कैंटीन्स पे अवेलेबल थी पहले, अब ये 713 कैंटीन्स पे अवेलेबल है। सो इट इज़ अगेन अ गुड साइन फॉर अस कि भाई डिफेंस कैंटीन्स में अगर आपकी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है तो आपके कहीं ना कहीं ज़्यादा वॉचेस बिकेंगे। अब सिंपल सी बात है यार, आप जितना ज़्यादा जगह दिखोगे उतना ज़्यादा बिकोगे। मतलब इट्स सिंपल है कि जितना देखो, जो ज़्यादा दिखता है उतना बिकता है, ठीक है, उतना ज़्यादा बिकता है। सो ये अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं
डिफेंस कैंटीन्स पे प्रेजेंस बढ़ाएं। लग्जरी रिटेल पे इन्होंने लास्ट ईयर तक इनके 148 थे, इस साल तक इन्होंने 183 कर लिए। सो ये भी कहीं ना कहीं एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि 148 से 183 स्टोर्स पे आप अवेलेबल हो। सो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स पे आप अवेलेबल होंगे, प्रेजेंस बढ़ाओगे तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, एंड सेल्स बढ़ेगी तो आपका मुनाफा बढ़ेगा, एंड मेनली प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट अगर आपका बढ़ता है तो आपका कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर है, हम जैसे शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएशन होगा। भाई तुम्हारा तुम्हारा स्टॉक जो है, तुम्हारी कंपनी जो पैसा बनाती जा रही है, आगे कह रही है कि पहले 50 करोड़ बनाती, तब वो कह रही है अगले साल 100 करोड़ बनाएगी, अपना प्रॉफिट डबल करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए दौड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, उस कंपनी के स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी, उस कंपनी के स्टॉक की जब डिमांड बढ़ेगी तो उस कंपनी का स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, एंड वैसे ही हमारा रिटर्न जनरेट होगा। सो ये एक पूरा प्रोसेस है, समझ रहे हो आप। सेल्स बढ़ेगी, मतलब सेल्स कैसे बढ़ेगी, आप एक्सपेंशन करो। पहले तो आप उतना घड़ियाँ बना लो, ठीक है, आपके पास उतनी प्रोडक्शन फैसिलिटी होनी चाहिए। मान लो आपने 3 मिलियन की, आप डिमांड आ गई 5 मिलियन की, आपने चलो आपने जैसे तैसे 5 मिलियन घड़ियाँ बना ली, कहाँ बेचोगे, ऑफलाइन स्टोर्स पे बेचोगे ना। अब वो बढ़ाओ डिमांड के, भाई ऑफलाइन स्टोर पे हमें पहले हम 100 पे थे, अब हम 200 स्टोर्स पे अवेलेबल रहेंगे, ज़्यादा दिखेंगे तो ज़्यादा बिकेंगे, एंड ज़्यादा बिकेंगे तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड प्रॉफिट अगर बढ़ा तो यार शेयर होल्डर की वेल्थ बनना तो पक्का है ना। ये पूरा सीन रहता है। अब मैं बात करूँ तो ऑनलाइन सेल्स की। सो जो रिमेनिंग है 60, लाइक देखो 60% इनका सेल्स आता है ऑफलाइन चैनल से, बैलेंस 40% सेल्स आता है इनका ऑनलाइन से। ऑनलाइन में भी पहले ये 30% था, 20% था, 20 से 30, 30 से 40, ग्रेजुअली धीरे धीरे अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है सेल्स। इसी साल इस ऑनलाइन सेल्स अराउंड देखो आप तो 800 करोड़ के रेवेन्यू पे 320 करोड़ की जो सेल्स आई वो ऑनलाइन आई। मतलब आप सोचो तो यार 300 करोड़ की घड़ियाँ ऑनलाइन बिक गई, एंड उसमें ये आप देखो 90% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। मतलब लास्ट ईयर एक अराउंड 170-180 करोड़ की घड़ियाँ इन्होंने ऑनलाइन बेची थी, एंड इस साइड डबल कर दिया भाई, तो 160 करोड़ की बेची थी इन्होंने, 160 अराउंड 150 करोड़ की, एंड इस साल डबल कर दी 320 करोड़ की घड़ियाँ। इट्स अगेन अ ग्रेट साइन कि आप कि ऑनलाइन सेल्स इतने अच्छे पेस से बढ़ रही है। ऑब्वियसली बेस छोटा था, ऑफलाइन सेल्स इनकी कहीं ना कहीं 40% से बढ़ी है, बट ऑनलाइन सेल्स इनकी 90% से बढ़ी, बहुत ही अच्छा साइन है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेजर सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं आपका, चाहे आप फ्लिपकार्ट की बात कर लो, टाटा क्लिक की बात कर लो, टाटा क्लिक लग्जरी, अमेजॉन, मिंत्रा, अजियो, सब पे ही अवेलेबल है। इट इज़ अ ग्रेट। ई कॉमर्स पे भी जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, मेजर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल धीरे धीरे होते जा रहे हैं। अभी इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है क्विक कॉमर्स में, धीरे धीरे दे विल बी अवेलेबल। अब ऑनलाइन में ना इनके दो मॉडल चलते हैं, ये थोड़ा सा अच्छे से समझना। 1P एंड 3P, ये जनरली कोई बताएगा नहीं, बट अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट कॉन कॉल हुआ था यूट्यूब पे एक वीडियो है, लिंक है। सो उसमें कहीं ना कहीं मेरे को इन्होंने डिस्कस करते हुए मैंने इनको ऑब्जर्व करा। इनका क्या सीन है, ऑनलाइन में जो बिकता है माल, तो वो दो मॉडल होता है, 1P एंड 3P। 1P मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका वगैरह खुद लेके रख लेंगे इन्वेंट्री एंड बेच देंगे, ठीक है। उसमें होता क्या, पूरा जो मेर कंट्रोल रहता है ना, वो अमेजोन ने मान लो आपसे घड़ियाँ ले ली, टाइमेक्स की 100 घड़ियाँ, वो अपने हिसाब से उसे जब बेचनी होगी तब बेचेगा, जैसे प्रमोशन करना हो वो तब करेगा, वो उसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो 3P मॉडल होता है ना, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर, ये होता है आपका, मान लो टाइमेक्स है, टाइमेक्स ने एक ऑथोराइज, ये मैंने एक चेन भी बनाया, ये देखो आप, टाइमेक्स ये है, टाइमेक्स ने एक ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हायर करा। डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा मार्केटिंग बजट अलॉट होता है कि भाई तुम्हें मार्केटिंग करनी है, ये तुम्हारा टारगेट है, अगर आप ये टारगेट मीट करोगे तभी जाके आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें, मतलब क्रेडिट नोट वगैरह दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं। सो इसको कहीं ना कहीं ये आपका मॉडल ज़्यादा अच्छा होता है, 3P वाला मॉडल, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर। अब टाइमेक्स का एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिल्ली का, लेट्स से, तो दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑनलाइन दिल्ली से जितने ऑर्डर आएंगे वो सारे ऑर्डर्स टाइमेक्स का डिस्ट्रीब्यूटर केटर करेगा, कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूटर केटर करेगा 3P ऑनलाइन मॉडल में, ठीक है। तो मेनली जो आप एक चेन ऐसे समझ सकते हो उस चीज़ को, इट इज़ अ चेन। टाइमेक्स ने बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को दिल्ली में, दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर ने गोडाउन बनाया जहाँ पे उसने घड़ियाँ रख ली, आपका आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके चैनल से आपके पास घड़ी पहुँचेगी। सो एक पूरी चेन है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, जनरली ऐसी ही चेन रहती है। सो इट इज़, अब इन डायमेक्स डायरेक्टली कस्टमर को इसलिए नहीं बेच रहा क्योंकि इसमें बहुत माथा पच्ची है। मेन सीजन के टाइम पे मान लो इकट्ठा 10,000 घड़ियों का ऑर्डर आ गया, कौन इतनी शिपिंग करे, कौन पैक करे, इतना ध्यान करते हैं। उससे अच्छा होने का भैया अपन डायरेक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव्स वगैरह देते हैं, वो अपना काम कर देगा, एंड अच्छे से हम इनके पास कंट्रोल भी रहता है। सो डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारण, सो एक अच्छा मॉडल है 3P मॉडल, ऑनलाइन में इस मॉडल पे स्विच कर रहे हैं, इसको बिल्ड कर रहे हैं। सो इट इज़ अ गुड साइन, अच्छी चीज़ है। अब
यार अपन ने देख लिया कि ऑफलाइन सेल्स इनने ऑफलाइन एक्सपेंशन करा, कैपेसिटी बढ़ा ली, ऑनलाइन इनकी सेल्स अच्छी चल रही, बट मेजरली ओवरऑल जो ग्रुप है उसके नंबर्स कैसे क्या हैं, नंबर्स में दम है कि नहीं। सो नंबर्स में तो मोस्टली आई गेस आप सभी लोगों को पता होगा कि नंबर्स टाइमेक्स के केस में तो लाइक वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स, बहुत ही प्यारे नंबर्स आए। देखो Q4 FY26 जो भी लास्ट क्वार्टर हुआ अपना जनवरी 2026 से लेके मार्च 2026, 3 महीने का, इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 73% से ग्रो हुआ, वेल जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 212% से ग्रो हुआ। सो 3 गुना हो गया पैट, पहले 9 करोड़ था, अभी अराउंड 27 करोड़ का पैट हो गया। सो जो जेब में पैसा आ रहा है वो 3 गुना हो गया, अलग ही लेवल पे चल रही है कंपनी। आप ओवरऑल अगर FY26 में देखोगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू 48% से ग्रो करा, ऑलमोस्ट 50% आप समझ सकते हो, जिसमें से 24% वॉल्यूम ग्रोथ था, वेल जो बैलेंस था 24% वो वैल्यू ग्रोथ था। अब ये चीज़ क्या होती है जी, वॉल्यूम ग्रोथ एंड वैल्यू ग्रोथ। ये वॉल्यूम ग्रोथ एंड वैल्यू ग्रोथ को मैंने वेरियस वीडियोज़ में डिस्कस करा है, इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो पे यू कैन गो एंड वॉच इट। बाकी मैं एक बार थोड़ा सा एक क्विक ग्लिम्स ले देता हूँ। देखो वॉल्यूम ग्रोथ मतलब पहले आप 100 घड़ियाँ बेच रहे थे, अब आप 150 घड़ियाँ बेच रहे हो, तो 50 घड़ियाँ और बेचने लगे ना, तो वॉल्यूम बढ़ा दिया, क्वांटिटी ऑफ वॉचेज आप ज़्यादा बेचने लगे, दैट्स वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ वॉचेज ज़्यादा बेचना लगा इज वॉल्यूम। एंड आपकी पहले एक घड़ी की प्राइस 1000 रुपये की थी, अब आपने एक घड़ी की प्राइस 1100 रुपये की कर दी। सो ये होती है वैल्यू ग्रोथ, आपने 10% से प्राइस बढ़ा दी है, ये आती है वैल्यू ग्रोथ। सो कंपनी के पास अच्छी हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ भी और वैल्यू ग्रोथ भी, मतलब कंपनी अपनी घड़ियों के प्राइसेस भी बढ़ा पा रहा है, एंड इनकी जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड भी बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट एक्सपेंड हो रहा है घड़ियों का इंडिया में। इनका ओवरऑल FY26 का अगर मैं बात करूं तो इनका जो मेन मुनाफा जो इनके हाथ में आ गया बच के, वो पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 152% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करा। इनके एबिडा मार्जिन में ह्यूज एक्सपेंशन हो रहा है, पहले FY25 में 9% के मार्जिन थे, एंड अभी FY26 में 14% के मार्जिन है, एंड Q4 में तो बहुत ही ब्लॉकबस्टर अराउंड 17% के मार्जिन थे। लॉन्ग टर्म में कंपनी कहता है कि 14 से 15% के मार्जिन पर सस्टेन करेगा। इस कंपनी का ना बहुत अच्छी चीज़ ये कहते हैं कि हम ना ऐसा नहीं है कि मार्जिन पे ही खेले जाएं एंड हम 14% का मार्जिन उसको टारगेट रख ले, 20% करना है, 22% करना है। हम जो खेलेंगे हमें टॉप लाइन में चाहिए, वह सेल्स चाहिए, मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो हम प्रॉफिट, ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर देंगे, हम प्रॉफिट बनाएंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज भी हमको मिलेगा, बट हम अपनी सेल्स के नंबर को हिलाएंगे नहीं कि हम इतनी प्राइस बढ़ा दें कि हमारी घड़ियाँ ना बिकें, ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी सेल्स बढ़ाना मेन हमारा टारगेट है। एंड इनका एक जो चीज़ अच्छी लगी मेरे को, कंपनी का मैनेजमेंट की जो टोन थी बहुत ही बुलिश थी, मतलब बहुत ही प्यारा इंटरव्यू था वो, मतलब जो एक प्राइवेट कॉन कॉल था, बहुत ही शानदार। मतलब वो ये आप समझो कि मतलब वो बंदा कहता कि यार मेरे को 5-6% पे ग्रो करनी नहीं है, मेरा एस्पिरेशन है कि मेरे को टॉप ब्रांड बनना है घड़ियों में, ठीक है, मतलब लाइक मेरे को अभी कहाँ पे हूँ, इतना मार्केट रखा है, कोई डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इंडिया में इतने लोग हैं घड़ी पहनाने को भी। सो मार्केट बढ़ रहा है, हम भी बढ़ेंगे कहीं ना कहीं, एंड अच्छा खासा बाजार है, हम इसमें अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, एंड टॉप लाइन सेल्स को हम बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करने देंगे, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी इम्पैक्टिंग नहीं होगी, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहो। सो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, दीपक छाबरा सर बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी है, बंदे ने स्केचर्स जैसी कंपनी, क्रॉक्स जैसी कंपनी इंडिया में बना रखी है, मतलब क्रॉक्स इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन पूरा उसी बंदे ने सेटअप करा है, टपर वेयर का रिवॉल्यूशन करा, बहुत ही शानदार बंदा है। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है जी, मैनेजमेंट की कमेंट्री ना बहुत ही बुलिश है फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को लेके, और उनमें ना एक भूख जो होती है ना किसी मैनेजमेंट में कि हमें ग्रो करना, उस चीज़ की भूख है। सो दैट इज़ अ गुड साइन, मतलब आप में ना भूख होनी चाहिए, जब तक इंसान में भूख नहीं होगी ना ग्रो करने की, तब तक आप उसे चाहे जितना दे दो, तो उसके हाथ में चाहे मतलब आप चांदी का लोटा भी दे दो ना, तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा, बट अगर एक भूख है ना ग्रो करने की तो कर लेगा। सो एक हंगर है मैनेजमेंट में, दिखता है कि हाँ ये बंदा करना चाहता है। सो वो चीज़ आपको कॉन कॉल जो मैं एक वीडियो लिंक है उसका अटैच कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, वो देखना जरूर, बहुत ही एक भूख दिख रही है मैनेजमेंट में, अच्छी चीज़ है। मेन मैनेजमेंट पर्सन है दीपक छाबरा, बहुत ही शानदार बंदा है, जैसे मैंने बताया आपको, टाइमेक्स, स्केचर्स, क्रॉक्स जैसे ब्रांड्स को इंडिया में स्टैब्लिश कर रखा है भाई ने। एंड मैनेजमेंट बहुत बुलिश है टाइमेक्स कोर ब्रांड को लेके, जो कि टाइमेक्स का कोर ब्रांड है, वो 55% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू, मतलब 800 करोड़ में से 420 करोड़ का रेवेन्यू टाइमेक्स की, 400-450 करोड़ का रेवेन्यू टाइमेक्स कोर करता है, दैट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। टाइमेक्स कोर
इतना अच्छा रेवेन्यू कर रहा है, 400 450 करोड़, और 62% की ग्रोथ करी टाइमेक्स कोर ने। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो टाइमेक्स ग्रुप में करी, इतने सारे ब्रांड्स हैं, किसी ने 50% करा, किसी ने 30% करा, किसी ने 40 करा, किसी ने 70 करा, किसी ने 60 करा। तो लाइक जो हाईएस्ट गया इनका वो 62% की ग्रोथ आई, वो भी टाइमेक्स को जो खुद का ब्रांड है, कोर टाइमेक्स ब्रांड, उसने 62% की ग्रोथ करी। अच्छी चीज़ है कि आप अपने खुद के ब्रांड को इतना प्रमोट कर पा रहे हो, दैट्स अ गुड साइन। अब जो टाइमेक्स का मैनेजमेंट वो सबसे ज़्यादा बुलिश कौन से एक सेगमेंट में, वो है जी 1,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये की घड़ियाँ वाला वॉच सेगमेंट। कंपनी का ऐसा कहना है कि मेजर जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे दो ही हैं, टाइटन और टाइमेक्स। एंड टाइटन इज़ यू कैन से 7 से 8x ऑफ टाइमेक्स। तो इतना स्कोप है बाज़ार में भी, हम सेकंड प्लेयर हैं इस सेगमेंट में। सो हमें कहीं ना कहीं इतना स्कोप है, हम आराम से चीज़ें कर सकते हैं। बहुत ह्यूज मार्केट है हमारे लिए, एंड बहुत ही बुलिश है इस कंपनी को लेके। एंड कंपनी कह रही है कि ये जो सेगमेंट है ना, बजट वाला 1,000 रुपये से 10,000 वाला, ये कहीं ना कहीं लग्जरी सेगमेंट को भी आउट परफॉर्म करेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि लग्जरी मार्केट ना बढ़ गया जितना बढ़ना था, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और जो पहला बायर है, फर्स्ट टाइम बायर है, इवन सेकंड टाइम बायर है, मेन जो जनता है इंडिया में वो 1,000 रुपये से 10,000 रुपये वाली घड़ियों वाली ही है। सो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बहुत बुलिश है टाइमेक्स कोर ब्रांड को लेके। और इनका ऐसा कहना है कि इस पूरे सेगमेंट में 1,000 रुपये से 10,000 वाले सेगमेंट में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कोई अदर ब्रांड्स नहीं है इंडिया में टाइटन और टाइमेक्स के अलावा जो इतना स्टैब्लिश, जो कोर घड़ियों का ब्रांड कोई नहीं है। लास्ट 35 ईयर्स में ना कोई आया, एंड इट इज़ नॉट ईजी भी नहीं है एक टाइटन और टाइमेक्स जैसा ब्रांड को बढ़ाना। एंड अगर मैं बात करूँ कुछ जैसे वॉर चल रहा है, वॉर के कारण ना कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए, गोल्ड सिल्वर वगैरह सब बढ़ गए, और फ्रीट कॉस्ट बढ़ गई है, लेबर लॉ चेंजेस वगैरह आ गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैन आउट हो रही है। सो उसके कारण ना इनका इनपुट कॉस्ट, जो भैया घड़ी बनाने का कॉस्ट है ना, वो बढ़ गया 10% से। सो 12-13% से बढ़ गया। तो इन्होंने क्या करा जी, May 1 से इन्होंने अपनी सारी घड़ियों पे, सारे कंपनीज के अराउंड 10% का प्राइस हाइक ले आए, इफेक्टिव फ्रॉम 1 में। सो अब इनका जो पैट है उस पर इम्पैक्ट ही नहीं होगा, कॉस्ट इनकी बढ़ गई है। अब अगर ये पुरानी सेम प्राइस रखते तो कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट इम्पैक्ट होता ना, इसलिए इन्होंने क्या करा, कॉस्ट बढ़ गई तो उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दी घड़ियों की, जिससे इनका प्रॉफिट प्रपोर्शनेटली उतना ही चलता है, उतने ही प्रपोर्शन पे चलता है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि भैया प्रॉफिट में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आए तो शेयर होल्डर की वेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ जाता है। सो यही चीज़ थी कि देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द बॉटम लाइन, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। अब मैनेजमेंट में और ये सब भी बोला हमको कि अब वॉर वगैरह के कारण ऐसा लग रहा है बहुत लोगों की कोई डिमांड कम हो गई कि क्या। भाई साहब आप बाजार में निकल के देखो, लोग दम से घड़ियाँ ले रहे हैं। देयर इज़ नो सॉफ्टनिंग इन कंज्यूमर डिमांड अक्रॉस दी कंट्री। गैस वॉचेज इवन जो है कंपनी, जो कि कंपनी का इस टाइमेक्स ग्रुप इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू में, वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फैशन वियर वॉच ब्रांड बन गया है, और उसने अरमानी, एक्सचेंज और टॉमी हिल्फिगर जैसे ब्रांड्स को भी बीट कर दिया है। सो इट इज़ अ गुड साइन फॉर अस एंड एज वेल एज फॉर दी कंपनी। जो टाइमेक्स का जो कोर ब्रांड है वो अराउंड 55% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, 450 करोड़। वेल जो बैलेंस है वो 350 करोड़ अपना अदर ब्रांड्स करते हैं, जिसमें मेनली वर्साचे और अपना वर्साचे एंड देन अपना गैस करके जो ब्रांड है वो मेन कंट्रीब्यूटर वो दो हैं। देन इवेंचुअली एडिडास, नॉटेका, बहुत सारे OEMs वगैरह आ जाएंगे। अब एक डेटा है, थोड़ा सा ही डेटा पॉइंट को समझ। इन्होंने कहा जी कि अराउंड 150 करोड़ की इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, 150 करोड़, उसमें से जो 50 करोड़ लोग हैं वो हैं घड़ी पहनने वाले, मतलब जो 50 करोड़ आर द पीपल हु कैन एक्चुअली अफोर्ड अ वॉच, एंड जो पहनते भी हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग पहनते भी होंगे, ठीक है। अब उसमें से 50 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि 10,000 के ऊपर वाली घड़ियाँ ले सकते हैं। 50 लाख ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए की ऊपर वाली घड़ी ले सकते। बट जो रिमेनिंग बचा ना 44-45 करोड़, सो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो 1,000 रुपये से 10,000 रुपये वाली घड़ी ही लेंगे, ठीक है। पहली फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, इवन सेकंड टाइम बायर्स भी अगर होते हैं तो भी ये इतनी महंगी घड़ी नहीं लेते, इतना पैसा नहीं खर्च करते, बिकॉज दे हैव बजट इशूज़, ठीक है। सो मेन जो लोग हैं, मेन जो जनता है 45 करोड़ लोगों की, उनको 1,000 रुपये से 10,000 रुपये वाली घड़ी ही लेनी है, उनका वही सेगमेंट है। सो उस सेगमेंट में मेनली दो ब्रांड्स है, टाइटन और टाइमेक्स, एंड टाइमेक्स इज गेनिंग अट्रैक्शन, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो इनके लिए, कंपनी के लिए अगेन बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर हो गया। सो ओवरऑल दिस वॉज द एंटायर कमेंट्री। अब बात करेंगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जी तुम्हारे। तो टाइमेक्स का जो, अब देखो यहाँ पे अच्छी चीज़ जो हो रही है कि टाइमेक्स के जो रिटेल फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं ना, वो दो ब्रांड्स के अंदर है मेनली। अब इसमें अगर हम बात करें तो दो जो मेनली ब्रांड्स हैं वो है टाइमेक्स खुद का, इनका जो टाइमेक्स के नाम से चलता है, एंड सेकंड वन इज देयर जस्ट वॉचेस करके, आपने अगर देखा हो इन केस। सो इन्होंने क्या करा, टाइमेक्स करके जो इनका कोर ब्रांड है उसके नाम से स्टोर्स हैं, रिटेल फ्रेंचाइजी आउटलेट्स। ये स्टोर
क्रेडिबिलिटी है, लोग ट्रस्ट करते हैं इन स्टोर्स को, और जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये वाला स्टोर प्रॉफिटेबल। बट जस्ट वॉचेस का स्टोर ना अभी धीरे धीरे लेस नोन है, बहुत कम लोगों को पता है, प्रॉफिटेबल भी नहीं इसकी फ्रेंचाइजी भी। तो अभी जो कंपनी के मैनेजमेंट का मेन एम है इस साल का, वो ये मतलब घड़ियाँ ज़्यादा बेचना, सेल्स बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, वो तो है ही, बट उसका जो जरिया होगा वो होगा जस्ट वॉचेस। जस्ट वॉचेस को ही एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके अराउंड ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी बनाना चाहते हैं, लोगों कंज्यूमर के माइंडसेट में बताना चाहते हैं कि जस्ट वॉचेस इज़ अ पार्ट ऑफ टाइमैक्स ग्रुप एंड यहाँ पे टाइमैक्स ग्रुप की घड़ियाँ मिलती हैं। सो ये इसको एक ब्रांड की तरह बनाना चाहते हैं जस्ट वॉचेस को। एंड सबसे अच्छी चीज़, अगले 2 से 3 साल में कंपनी 200 से 300 रिटेल आउटलेट्स खोलने जा रही है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एवर। 200 से 300 आउटलेट खोलेगी, मतलब आप स्केल सोचो, 200-300 आउटलेट आपने 2-3 साल में खोली। लेट से आपने पहले साल खोले 70 आउटलेट, इस साल लेट से अगले साल 100 खोले, देन अगले साल 150 खोल दिए इवेंचुअली, तो ओवरऑल कुल मिला के आपके हो गए 250-300 आउटलेट। 2 से 3 साल में आउटलेट्स अगर इसने खोल लिए इतने, देन क्या होगा जी, अब इतने ज़्यादा स्टोर्स पे अवेलेबल हो गए तो सेल्स बढ़ेगा ना आराम से। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और कंपनी ने इवन FY27 का रेवेन्यू टारगेट रखा है 1000 करोड़ रुपीज़ का। ये इनका एक आर्टिकल आया था, उसमें इनका टारगेट था कि दे आर टारगेटिंग 1000 करोड़ सेल्स, एंड ये तो आराम से हो जाएगा, नो डाउट। फ्यूचर प्लान्स में एक और चीज़ है कि बजट स्विस वॉचेस का एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जनवरी 2027 में। लेट्स सी, वो तब की बात तब से देखी जाएगी। बट अब देखो जी, मेन जो हमने देखा बिजनेस मॉडल समझ लिया, घड़ियाँ बेचता कैसे बनाता है, हिमाचल प्रदेश में फैसिलिटी, कुछ घड़ियाँ इंपोर्ट करता है, बेचता कैसे, ऑफलाइन से 60% सेल्स आती है, ऑनलाइन से 40% सेल्स आती है। बढ़िया। फ्यूचर प्लान्स भी अच्छे हैं कि टाइमैक्स के एक जस्ट वॉचेस करके जो स्टोर है वो वाले, इन 2 ब्रांड्स के अंदर 200 से 300 स्टोर्स खोलने हैं। बड्डी वाली फैसिलिटी 6 मिलियन से 15 मिलियन की कैपेसिटी पे करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स पे ज़्यादा अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन में और अच्छा काम करना है इनको। FY27 का टारगेट भी बढ़िया है, और नए नए ब्रांड्स को भी अपने अंदर ऐड करते जाते हैं, हाउस ऑफ ब्रांड्स बना रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी लगी। बट यार लास्ट ईयर जैसे था, ठीक है, सो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने आखिर इस स्टॉक में कैसे एंट्री ली, जब व्हेन आई एंटर्ड दिस स्टॉक लास्ट ईयर, सो व्हाट आर द थिंग्स विच provoked me, motivated me to buy this stock, invest in this company. So उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैंने एक ये टेबल डिज़ाइन कर स्क्रीनर से फाइंड आउट करा है। यहाँ देखो, अब मार्च 2025 में ना कंपनी ने 135 करोड़ का सेल्स करा था, 47% की रेवेन्यू में ग्रोथ आई थी कंपनी के, और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हुआ गया था 11%, एंड ओवरऑल इनका जो नेट प्रॉफिट आ रहा था 9 करोड़ आ रहा था, लाइक 100% का ग्रोथ मिल रहा था, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था। सो मार्च 2025 में वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई फर्स्ट रेड अबाउट दिस कंपनी है। इसके मतलब मैंने बस ऊपर से देखा था कि अच्छा टाइमैक्स करके कंपनी है और अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ करा है इन्होंने, और इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव रहता है धंधे को देखने का, किसी भी धंधे में मैनेजमेंट अच्छा हो, आगे के प्लान्स बढ़िया हो, बट मेन जो उनका मोटिव होना चाहिए किसी धंधे का प्रॉफिट बढ़ाना। प्रॉफिट अगर वो बढ़ाएगा अपना, सो प्रॉफिट अगर बढ़ाता है तो आपका शेयर होल्डर के वेल्थ बनने का चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब बनना ही है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। सो मैंने देखा कि टाइमैक्स अच्छा काम कर रहा है, पहले क्वार्टर में अच्छा करा, बट मैंने स्टॉक में पैसा नहीं लगा, एंड आई वेटेड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, Q1 FY26 का मैंने इंतजार करा जून 2025 में। सो कंपनी ने 55% का सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करा, वेल इनका जो पैट था वो अराउंड 15 करोड़ का हो गया, एंड 2 करोड़ का पैट था Q1 FY25 में, एंड Q1 FY26 एक साल बाद, मतलब आप समझो कि जून 2024 में इनका पैट था 2 करोड़ का, एंड जून 2025 में अचानक से आगे बोलते हैं 15 करोड़ का पैट कर लिया, 7 गुना 8 गुना पैट कर लिया, मतलब 7-8 गुना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा ली। मेरा तो दिमाग एकदम वो हो गया था कि 13% के मार्जिन्स कर लिए, इतना सारा, मतलब इतना शानदार रिजल्ट आया, बहुत ही प्यारा रिजल्ट था, अमेजिंग। एंड स्टॉक अगले दिन 5% के अपर सर्किट पे भगने लगा 200 रुपये से। फाइनली मेरे को 237 रुपीज़ में स्टॉक में पहली बार एंट्री मिला, एंटर्ड दिस स्टॉक, एंड मैंने 237 पे स्टॉक लिया। फिर मैंने धीरे धीरे और पोजीशन बिल्ड कर, ऐसे थोड़ा थोड़ा पैसा 5000 10,000 ऐसे करते करते अपने मन से, मतलब जितना लगता रहा अपना डालता रहा, पोजीशन बनाता रहा, ठीक है। कभी 10 ले ली, कभी 20 ले ली, कभी 30-40 ले ली, ऐसे करते करते अपना पोजीशन बनाता रहा, ठीक है। फिर आया सितंबर 2025 का रिजल्ट, एंड
जनरली कंपनी के लिए जो Q2 और Q3 होते हैं, दे आर द वन ऑफ द आई वुड से बेस्ट क्वार्टर्स, ठीक है। सो अब Q2 में इन कंपनी का रिजल्ट है 40% से सेल्स ग्रो करा, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो अलग लेवल पर 17% के मार्जिन हो गए। 30 करोड़ का कंपनी ने पैट कर दिया, जो कि लास्ट ईयर तक 13-14 करोड़ था तो डबल हो गया पैट। सो ये भी चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि बढ़िया यार, कंपनी तो मस्त बढ़िया काम कर रही है। सो मैंने और पोजीशन बढ़ा ली, और पैसा मैंने डाल दिया टाइमेक्स, मैंने कहा डालो इसमें तो पैसा दम से, एंड पैसा डाल दिया। फिर पोजीशन बढ़ता गया एंड टाइमेक्स का स्टॉक 237 से लेके 340 350 तक बढ़िया चला गया, अपन भी खुश, बढ़िया, ठीक है। अब बात आई यार दिसंबर की। दिसंबर में वैसे ही वो मार्केट क्रैश कर रहे ना, सबकी लगी पड़ी थी, ठीक है, बाजार में सबके पोर्टफोलियो लाल पड़े थे, मेरा भी लाल पड़ा था पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे टाइमेक्स का रिजल्ट भी लाल आ गया, मतलब लाल नहीं, हरा रिजल्ट था, बट आप देखो पहले इसने 47 करा, 55 करा, देन 40 करा, फिर एकदम से 26% कर दिया। तो भाई सबकी लगी पड़ी है, मतलब ये हो क्या गया, एकदम से इसने इतना कम कर सेल्स कैसे कर दिया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं टाइमेक्स जो था वो मेरे पोर्टफोलियो का वन ऑफ द हाईएस्ट पोर्टफोलियो था, मतलब टॉप 5 में होल्डिंग्स में था। तो मैंने कहा यार अब तो दिक्कत का काम हो गया कि दिक्कत सीन क्या है। तो मैंने टाइम्स का पूरा पीपीटी वगैरह खोला, सारी चीज़ें पढ़ी, तो कुल मिला के मेरे को जो मिला कि मतलब इनका कुछ कमेंट्स तो रहते नहीं थे, कॉल भी नहीं होती थी, कहीं ना कहीं यही पता चला कि यार, मैंने कहा चलो एक चांस दे के देखते हैं, Q4 में देखते हैं, क्या पता कंपनी अच्छा बाउंस बैक कर जाए। एंड मैंने डिसाइड करा कि आई विल नॉट सेल एनी स्टॉक, एंड मैंने इस पर ट्वीट भी करा था कि मैं कोई एक सिंगल शेयर नहीं बेचूंगा। आई थिंक अभी एक मौका इस कंपनी को मिलना चाहिए, एंड मैंने रखा, एंड ये 300 से फिर ये 250 फिर से आ गया और गिर गया, 350 से 250 आ गया स्टॉक। एंड लोग एवरी वन वॉज स्केयर्ड एंड लाइक कि यार क्या थोड़ा एग्जिट कर दे पोजीशन, समथिंग लाइक दैट। बट आई थॉट कि नहीं यार, थोड़ा सा एक चांस दे के देखते हैं। 2-3 दिन ही हुए, बट इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स में नेगेटिव सॉर्ट ऑफ चीज़ें फैल गई कि भाई हो क्या रहा है इस कंपनी के साथ, एंड कंपनी को एक कॉन कॉल ऑर्गेनाइज करना पड़ा, विच वॉज अ प्राइवेट कॉन कॉल अगेन। सो उस कॉन कॉल में कहीं ना कहीं मेरे को एक जगह से पास मिल गया, एंड मैं उस कॉन कॉल में गया आईडी से जूम पे हुआ था वो कॉल, आई गेस, हाँ। उस पर उन्होंने मैनेजमेंट, जो दीपक छाबरा सर थे, उन्होंने सारी चीज़ें बताई। इट्स जस्ट सीजनल। मेन थिंग जो हुई है कि फेस्टिव सीज़न उतने अच्छे से पैन आउट नहीं करा, और ये मेनली जो बुलिश थे ये कह रहे थे कि हम Q4 ऐसा देंगे कि आपने देखा ही नहीं होगा, दबंग Q4 देंगे। एंड जो नंबर इन्होंने दिए हैं, 74% की सेल्स ग्रोथ, अभी तक आज तक नहीं करा इस कंपनी ने वो काम। 17% के पैट मार्जिन, मतलब अलग लेवल पे। और पर अब बात ये थी कि Q3 में इतना ज़्यादा इसने बिलोर दी सारी चीज़ें कि लाइक 6% के मार्जिन पे आ गया, पैट केवल 3 करोड़ का है, लेबर चेंजेस के कारण भी इम्पैक्ट आ गया पैट में, बहुत सारी चीज़ें दे वर रियली डिस्टर्ब्ड। सो मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं काट लेना चाहिए, थोड़ा काट लेना चाहिए, बट मैंने जब मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी, दे वर बुलिश कि यार अभी तो बहुत स्कोप है, एंड आगे जाके हम 1-2 साल वाला खेल नहीं खेल रहे, हम तो अच्छा लंबा खेल खेलेंगे, फ्यूचर में बहुत विजन है, 5 साल अगले 10 साल में अच्छा मार्केट है, एंड वी कैन डू गुड। अभी तो छोटे हैं हम, कुछ भी नहीं, धीरे धीरे सीख रहे हैं और कर रहे हैं काम। सो दे वर वेरी बुलिश, एंड आई ऑल्सो गॉट बुलिश कि हाँ चलो रखते हैं, कंपनी रख के देखते हैं। इवेंचुअली स्टॉक मूव करना शुरू कर दिया, बट फिर वो गिरता रहा, ऊपर नीचे होता रहा, मजाक चलता रहा। अभी जाके जो रिजल्ट आया, 350 से साला 500 पे जंप मारा है कंपनी, ठीक है। तो अलग लेवल पे बवाल मचा है। 300 आ गया था 1-1.5 महीने पहले, 300 से कहाँ 500 पहुँच गया। नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत ही प्यारा रिजल्ट था, एंड बहुत नेक्स्ट लेवल की इसने कंपनी ने बाउंस बैक मारा। सो यही कहीं ना कहीं आपको सिखाता है कि यार कैसे मैंने कैच करा। जून में मैंने देखा, एक क्वार्टर मैंने देखा, बट मैंने पैसा नहीं डाला, मैंने कहा मैं एक और क्वार्टर देखूंगा। मैंने जून का क्वार्टर देखा, मैंने घुसा स्टॉक में, धीरे धीरे पोजीशन बनाई, सितंबर में बनाई। दिसंबर में जब स्टॉक का थोड़ा सा डाउन हुआ, तब मैंने जेन्युइनली मुश्किल से थोड़ा मोड़ा ऐड कर लिया होगा, 4-5% और ऊपर से ऐड कर लिया होगा। मतलब लेट से आप समझो 100 रुपये लगे हैं, तो 3-4 रुपये और लगा दिए होंगे दिसंबर के क्वार्टर में। मेरी भी थोड़ी सी लगी पड़ी थी कि भाई कंपनी ढंग से कर रही नहीं कर रही, तो मैंने कहा अपनी पोजीशन नहीं काटूंगा, रखूंगा उतनी। और शायद तक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि शायद तक हो सकता है 2-4% से पोजीशन बढ़ा ली बस, और कुछ नहीं करा मैंने। Q4 का जब रिजल्ट आया तब मैंने पोजीशन बढ़ाया, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई ऐसा रिजल्ट तो बवाल कर दिया इसने, तो मतलब अलग लेवल मचा दी। ऊपर से आर्टिकल आ गया, फिर इनका मैनेजमेंट कमेंट्री आ गया। सो मैंने कहा अच्छी चीज़ है, मतलब बवाल मचा दी कंपनी ने, तो देखना पड़ेगा। कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है भैया, देखो सीधे लिख के रख लो मेरे से, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। खुद से पूरी कंपनी एनालाइज करो। अब भाई तुम 500 पे खरीद रहे हो, मेरा एवरेज है 300-350 का, मैंने अलग व्यू से ले रखा है, तुमने अलग व्यू से ले रखा है, तो अपनी रिस्क पे काम करो एंड पूरा अपना एनालाइज करो। एक बार कमेंट्री पढ़ लो, मेरी वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाए, मेरा आपका भी बढ़िया, मेरा भी बढ़िया, ठीक है जी।
और अगर मैं बात करूं कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में, तो फाइनल में देखो जी, अभी कंपनी ने 800 करोड़ का रेवेन्यू करा, जिसमें कंपनी के जो पैट मार्जिन है वो 9% के हैं। सो 75 करोड़ का कंपनी ने पैट करा। एंड मार्केट कैप अभी अभी जब मैंने पीपीटी बनाया था 4500 करोड़ था, बट अभी तो 5000 करोड़ का हो गया है। सो आप पी अगर निकालोगे तो 60 का करंट पी आ रहा है, ठीक है। अब करंट पी 60 का, अब कंपनी ने जो टारगेट कहीं ना कहीं एक अंदर बना रखा है वो 1000 करोड़ का बनाया रेवेन्यू का। सो 1000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है। 10% का मार्जिन अपन लेते हैं, क्योंकि इनके मार्जिन एक्सपेंड होंगे इस साल, इसलिए क्योंकि कुछ कुछ क्वार्टर्स में 6% ही था Q3 में, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड होगा। सो उसके हमने अजम्पशन पे बेसिस पे 10% का मार्जिन अज्यूम करा है। अकॉर्डिंगली 101 करोड़ का पैट आ रहा है, एंड इवेंचुअली 48 का पी आ रहा है। देन हमने एक बुलिश केस बनाया 1100 करोड़ का, जिस पे 10% मार्जिन पे फॉरवर्ड पी आ रहा है आपका 40 का। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइमेक्स एंड टाइमेक्स एवैल्यूएशन। नाउ सी द नंबर्स कैन बी एनीथिंग। अभी 800 करोड़ से बोला है 1000 करोड़ करेगा, क्या पता 1100 हो जाए करोड़, मतलब इट्स अ बुलिश केस 1100 हो जाए। बट आई फील कि 1000 करोड़ इज़ वेरी डूएबल, बिकॉज अभी तक अगर इतना कर लिया तो 1000 करोड़ इजीली अचीवेबल है। लेट्स कीप ऑन ट्रैकिंग दिस कंपनी। ऐसी कंपनीज को ना एक नज़र रखे रहो, एंड आई वुड से कि नज़र रखे रहो, और हर क्वार्टर पे सारी कंपनीज को ट्रैक करो। अगर अच्छा कर रही है रिवॉर्ड इट, अगर बुरा कर रही है देन किक इट, एज सिंपल एज दैट। या फिर लगता है तो थोड़ा सा टाइम तक रखो, नेक्स्ट क्वार्टर तक वेट करो, एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइमिक्स। बाकी आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी टू यू गाइज यार। बहुत सारी एग्ज़ाम्स थे, अभी लास्ट एग्ज़ाम अभी हुआ 7 जून को, एंड अब जाके फाइनली फ्री हूँ। सो आई विल बी कंसिस्टेंट, आई प्रॉमिस, दिस टाइम प्रॉमिस है यार। अब आई विल बी कंसिस्टेंट। सो यू कैन कमेंट डाउन जो भी जिस भी कंपनी पे वीडियो चाहिए, आई विल मेक ऑन दिस वन दैट वन। सो या बाय बाय। बाकी शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जो कर दो यार अपने हिसाब से। बाय।